अपने राज्य में इस साल बारिश सामान्य से कम हुई है, जिससे बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई जल का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में किसान सिंचाई की उन्नत तकनीकों जैसे कि स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए सिंचाई की इन उन्नत विधियों के प्रयोग और उनके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निधि कुमारी से। आपको आज माइक्रो इरिगेशन के एडवांटेज के बारे में बताऊंगी कि उनके क्या क्या लाभ हैं। जो हम ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के यूज़ करते हैं तो उससे हमारी इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होती है, 60% जैसे इफिशियंसी होती है, मतलब पानी का लॉस ज़्यादा होता है। पहली बात तो कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन कंडीशन में भी रेनफॉल जो पहले हम रिसीव करते थे 1200-1400 mm एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो आजकल घट के बहुत ज़्यादा कम हो गया, 900 और 1000 के पास आ गया है। और जब हमें बारिश चाहिए होती है तो बारिश नहीं होती है और ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि पंपिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस केस में हमें जो वाटर की जो बचत, पानी की बचत करनी होगी, तो इसके लिए हम पानी को या तो स्प्रिंकलर फुहारे टाइप से दे सकते हैं या फिर उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप दे सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन के केस में वो 95% भी हो जाती है। तो बेसिकली जो हमारे माइक्रो इरिगेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो एक होता है ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं और दूसरा होता है स्प्रिंकलर। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। ड्रिप इरिगेशन जो होता है हम मेनली अपने वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, जैसे गोभी है, आपका भिंडी है, आपका टमाटर है, बैंगन है, मतलब जितने भी तरह के आपके फसल होते हैं जो वेजिटेबल क्रॉप होते हैं, सब्जी वाले और फूल वाले और या फिर फ्रूट्स जो होते हैं, फल होते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा प्लांट होता है जैसे, तो वहाँ पे हमें 2 ड्रिपर लगाना पड़ता है। जैसे आप अमरूद में लगा सकते हैं, लीची में भी लगा सकते हैं, आजकल आम में भी लगाते हैं। तो थोड़ा आजकल जो कॉस्ट भी होता है वो सब्सिडाइज कर दिया जाता है फार्मर्स के लिए, तो ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा। और दूसरी बात कि स्प्रिंकलर जो है आजकल जैसे हम लोग गेहूं में भी लगा सकते हैं, जितने भी अनाज वाले क्रॉप है, मेज है, उसमें लगा सकते हैं, बशर्ते कि हमें देखना पड़ेगा कि उसका हाइट ऑफ क्रॉप क्या है। ठीक है, अगर जिस हिसाब से हाइट बढ़ता है उसी हिसाब से हमें स्प्रिंकलर भी सेट करना पड़ता है। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि आपका जो ड्रिपर होता है, जो नोजल होता है जहाँ से पानी निकलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो क्लॉग हो जाता है। लेकिन वहाँ क्लॉग होता है जहाँ पे आपका सैलिनिटी जैसे ज़्यादा है या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आपका कुछ एलिमेंट कैल्शियम जैसे डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में वो क्लॉगिंग हो जाती है। तो उसके लिए हमें थोड़ी बेहतर रख रखाव रखनी होती है, जैसे कि पानी को फिल्ट्रेट करके हमेशा ड्रिपर में देना चाहिए और टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग भी होती रहनी चाहिए ताकि वो चोक ना करे, क्लॉग ना करे। अपने यहाँ भी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं वो लोगों को सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी 90% अनुदान दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन के लिए और 75% अनुदान दिया जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो आसान ही है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
बिहार में एक बार फिर बर्ड फ्लू की दहशत है। विगत कुछ दिनों से बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने की खबरें लगातार आ रही हैं और अभी इसकी जांच चल रही है। हम यहां पर आपको बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप खुद को और अपने पक्षियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में कुक्कुट प्रक्षेत्र बरारी के सहायक निदेशक डॉक्टर राणा दिग्विजय सिंह से। जहाँ तक बर्ड्स फ्लू है क्या, पहले हमारे किसान को ये जानना होगा कि बर्ड में एक वायरल 3 तरह का इन्फेक्शन होता है, एक वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। तो वायरल जो है ये जो है इससे थोड़ा सा डरने की बात है, लेकिन उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है जितना अभी आप पेपर पत्रिका से आप जो है इसका परिचय ले रहे हैं। बर्ड फ्लू है कि आप बर्ड्स में जो एक प्रकार का जो है बीमारी आता है जिसका पॉजिटिव एजेंट आपका वायरस है और वो वायरस का नाम है H5N1। ये मेनली हमारे वाटर लॉगिंग बर्ड्स में पाया जाता है और हम जो पोल्ट्री में जो है स्पेशली मुर्गी जो हम पाल रहे हैं ये उससे कोसों दूर है। अगर यहाँ उसका आक्रांत होता है तो उसका कुछ लक्षण इस प्रकार से है कि उसके हेड रीजन में स्वेलिंग आ जाएगा, कलंगी में जो है रेडनेस आएगा, वहाँ से हल्का हल्का ब्लड का और उसके नोस्ट्रिल से एक ब्लड टिंच जो है नेजल डिस्चार्ज होगा। क्लोका से मतलब पखाना द्वार से, मल द्वार से आपका रेडिस टिंच जो है फीकल मटेरियल निकलेगा और लोअर पार्ट ऑफ लेग्स से जो है आपका ब्लड का वूजिंग होगा, फटेगा। तो ये सारा लक्षण मिलने के बाद ही आप जो है किसी प्रकार से भयभीत होइएगा, अन्यथा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। फ्लू इन्फ्लुएंजा कई प्रकार के होते हैं, इन्हीं में से एक है बर्ड फ्लू। ये एक ऐसा खतरनाक और जहरीला रोग है जिसके वायरस पक्षियों के माध्यम से इंसान में फैलते हैं। बर्ड फ्लू की पहचान H5N1 से होती है। ये वायरस काफी खतरनाक होते हैं। इन्फेक्टेड पक्षी की लार नाक के स्राव या बीट के संपर्क में आने पर इस वायरस के इंसानों में फैलने की आशंका रहती है। अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड पक्षी का कच्चा मीट खाता है तो भी उसे बीमारी हो सकती है। बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ सावधानी अपनाएं, जैसे जिस स्थान पर पक्षियों में बर्ड फ्लू की होने की पुष्टि हो गई हो वहाँ पर पक्षियों का मांस खाना अवॉइड करें। पक्षियों के मांस और अंडे को अच्छी तरह से पका कर खाएं। अधपका मांस या अंडे का सेवन न करें। मुर्गीशाला की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, खासकर जल भराव वाले क्षेत्रों में इसका खास ख्याल रखें। पक्षियों को ताज़ा एवं स्वच्छ जल पीने को दें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। कुछ जो है ये आपका नौगछिया साइड में कुछ लेक वगैरह, झील वगैरह है, वहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स आती है। ये बीमारी मेनली हमारे यहाँ जो है साइबेरियन बर्ड्स के द्वारा ही आता है और साइबेरियन बर्ड्स में मेनली डक और जो है लालसर वगैरह तो आता नहीं है। तो वहाँ के किसान को थोड़ा सा भयभीत नहीं होना है, इस पर सचेत रहना है। सुरक्षात्मक उपायों में कई बातें हैं जिन्हें अमल में लाने की जरूरत होती है। सबसे पहला तो ये कि आप मिश्रित पक्षी पालन न करें। इस कथन से हमारा अभिप्राय ये है कि आप एक ही साथ मुर्गी, बतख, तीतर और बटेर इत्यादि का पालन न करें। दूसरी प्रमुख बात तो ये है कि आप साफ सफाई पर सख्ती पूर्वक अमल करें, जिसके अंतर्गत किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने फार्म में प्रवेश निषेध रखें। आप खुद भी प्रवेश करने से पहले और बाद में अपने हाथ पांव किसी ऐसी दवा से धो लें जिससे आप रोगाणु विहीन हो जाएं। आप अपने फार्म के इर्द गिर्द और अंदर बाहर लाल दवा का छिड़काव करें। कपड़े और अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र कर जलाकर नष्ट कर दें। खाने पीने के बर्तन तथा सामग्री इत्यादि को हमेशा धोकर ही रखें। अपने मुर्गी फार्म के भीतर नमी की स्थिति आने न दें। नमी होने पर तुरंत ही चूने का व्यवहार करें। अगर कहीं कुछ होता है तो आप नज़दीक के हॉस्पिटल में जो पशु चिकित्सक हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, वो हमारे जिला को इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ से जो है जिला से देन एंड देयर रैपिड एक्शन फोर्स हम लोग का तैयार है, वो वहाँ के लिए कुछ करेगा और आपका निदान जो है यथासंभव हो जाएगा। और इसमें जो है अगर बर्ड फ्लू कहीं पाया जाता है
तो इसको 3 जोन में हम लोग पहले बांटते हैं। एक हो गया कलिंग जोन, जो कि 1 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ से हम सैंपल कलेक्शन करते हैं वहाँ मिल गया, तो 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है बर्ड्स को हम किल कर देते हैं। दूसरा होता है एक सर्विलेंस जोन, जो कि 3 किलोमीटर है मेरा, वहाँ के बर्ड्स का जो है हम सैंपल लेकर के अपने रिसर्च सेंटर जैसे कलकत्ता और IDVL भोपाल को भेजते हैं। वहाँ हम भेजेंगे एबंडेंट मात्रा में। और तीसरा जोन है कि हम 10 किलोमीटर के रेडियस को सील कर देंगे कि वहाँ से किसी प्रकार का पशु पक्षी जो है, स्पेशली पक्षी जो है, इस एरिया से उस एरिया में ना जा सके। लेकिन कहीं से भेजे हुए अभी 15 दिन करीब के आसपास हो गया, लेकिन कहीं से अभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए हम सुरक्षित हैं कि मेरे बिहार में बहुत कुछ ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अलसी की फसल अभी बढ़वार की अवस्थाओं पर है। ऐसे में फसल की सही बढ़वार और अच्छी पैदावार लेने के लिए इस समय कुछ खास प्रबंधनों जैसे सिंचाई एवं रोगों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो किसान इन सभी कार्यों को कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन सिंघाई। रबी की महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है अलसी, और यह विशेष रूप से हमारे सीमांत और लघु कृषक लगाते हैं। अलसी की फसल सामान्य रूप से हमारे किसान असिंचित दशा में करते हैं। फसल अभी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में है, किंतु यदि हमारे पास में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है तो अलसी में फूल बनने के पहले की जो अवस्था है वह क्रांतिक अवस्था है। उस समय पर हम अपनी फसल को सिंचाई देंगे तो उसका लाभ हमको मिलेगा। दूसरी अवस्था है फूल झरने के बाद, जब उसमें फलियां लगनी शुरू होती हैं, जिसको हम घेंटी बोलते हैं अथवा कैप्सूल बोलते हैं, उसमें उस अवस्था पर सिंचाई करने से भी हमको अलसी की भरपूर पैदावार प्राप्त होती है। किसान भाइयों, फसल की अच्छी तरह से बढ़वार हो, इसके लिए आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खरपतवारों का प्रकोप होने से फसल की बढ़वार तो अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ उत्पादन में भी काफी कमी आती है। इसी प्रकार से समसामयिक कार्य के रूप में यदि अलसी की फसल में खरपतवारों की संख्या ज्यादा है तो हम ऐसे अवांछित पौधों को उखाड़ करके अलग कर दें, ताकि हमारी फसल के पौधों को वृद्धि और विकास के लिए पूरा साधन उपलब्ध हो। साथ में यदि हमारे पास में फसल की पौधों की वृद्धि हमको कुछ कमजोर समझ में आ रही है और हम बुवाई के समय जो उर्वरक देना चाहिए था वो नहीं दे पाए हैं, तो ऐसी अवस्था में अपने किसान भाइयों को मेरा परामर्श है कि आप उसमें NPK नामक जो जल में घुलनशील उर्वरक का 19-19-19 के नाम से बाजार में उपलब्ध होता है, उसकी मात्रा 1 किलो प्रति एकड़ के मान से अपनी फसल पर छिड़काव करेंगे तो हमारे फसल के पौधे स्वस्थ होंगे, उनका अच्छी वानस्पतिक वृद्धि होगी, फूलों की संख्या बढ़ेगी और दानों का अच्छे से भराव होगा और पैदावार हमको अच्छी प्राप्त होगी। अलसी की फसल में भी अभी चूंकि शीतलहर का असर और प्रकोप कई स्थानों पर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो अलसी की फसल को भी पाले के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जो हमारे कुछ परंपरागत उपाय हैं, जैसे कि मध्य रात्रि के समय यदि हम अपने खेत की मेड़ों पर वानस्पतिक कचरे को जला करके धुआं करते हैं तो हम पाले के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से संध्या काल के समय यदि हम हल्की सिंचाई करें तो भी हम अपनी फसल को पाले के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। साथ में यदि हम और भी कोई नया तरीका अपनाना चाहते हैं तो जो सल्फर डस्ट है उसके पाउडर का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के मान से फसल पर छिड़काव करें तो हम पाले की तीव्रता को, पाले के दुष्प्रभाव को अपनी फसल के ऊपर पड़ने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें अलसी की फसल में रोगों की, तो इस फसल में मुख्य रूप से अल्टरनेरिया झुलसा रोग मुख्य रूप से लगता है। इस रोग का प्रकोप पौधे के सभी भागों पर होता है। सर्वप्रथम पत्तियों के ऊपरी सतह पर गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं और इसके बाद शाखाओं, पुष्पक्रमों एवं फलियों को भी प्रभावित करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए फसल को बुआई से पहले बीज उपचार करना जरूरी होता है।
एवं खड़ी फसल में मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपको हमारा यही परामर्श है कि आप इस प्रकार के समसामयिक कार्य करके अपनी फसल को, जो हमारी फसल के दुश्मन हैं, उनसे बचाएं और भरपूर पैदावार प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ तथा मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। समय से बोई गई गेहूं की 45 से 50 दिनों की फसल जो कल्ले निकलने की अवस्था में है, उसमें दूसरी सिंचाई करें। विलम्ब से बोई गई गेहूं की फसल जो 21 से 25 दिनों की हो गई हो, उसमें सिंचाई कर 30 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। वैसे किसान जिन्होंने गेहूं की जुताई के दौरान खेत में जिंक का प्रयोग नहीं किया है, तो 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना एवं 12.5 किलोग्राम यूरिया को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। मक्का की फसल जो 50 से 60 दिनों की हो गई हो, उसमें सिंचाई कर 50 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस मौसम में आलू की फसल में झुलसा रोग की संभावना बनी रहती है, अतः किसान भाई नियमित रूप से फसल की देखरेख करें। आलू को 10 से 15 दिनों पर सिंचाई करें। प्याज की रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में ना करें। गत माह रोपी गई प्याज में निकौनी करें तथा हल्की सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल में करते रहें। चने की फसल में सुंडी कीट की निगरानी करें। अरहर की फसल जिसमें 50% फूल आ गया हो, उसमें फली छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट से बचाव के लिए करताप हाइड्रोक्लोराइड दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जो किसान भाई अगात गर्मा सब्जी जैसे कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करना चाहते हैं, वे इसके बीज को पॉलीथीन के थैले में मिट्टी तथा गोबर का खाद भरकर लगाएं तथा उसे पॉलीथीन अथवा पुआल का छोटा सा घर बनाकर रख दें ताकि आवश्यक गर्मी मिल सके। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजे एवं खिड़कियों में जूट के बोरे का पर्दा लटका दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसके जवाब इस प्रकार हैं। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम माली, जिला खगड़िया के अनूप कुशवाहा ने। आपने गन्ने की कटाई के बाद फसल अवशेष के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, जो फसल अवशेष हैं उसको कभी भी आप अपने खेतों में न जलाएं। जलाने से जो पर्यावरण तो दूषित होता ही है, इसके अलावे जो हमारा जो मिट्टी है वह भी, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वह भी ह्रास होता है। पराली जलाने से उठने वाला धुआं सांसों में जहर घोल रहा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड घुल रहा है। इससे हवा जहरीली होती जा रही है, जो कि सभी प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। यही नहीं, खेतों में पराली जलाने से खेत की मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले कई जीव मर जाते हैं। इसके साथ ही मिट्टी में पाए जाने वाले कई सूक्ष्म तत्व ऐसे हैं जो अधिक तापमान पर जल जाते हैं। इस तरीके से खेत की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। तीसरा चीज है कि उसका जो जल धारण क्षमता है, आज जो मॉइस्चर खत्म हो जाता है खेत में, बहुत जल्द मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो किसान हैं
हम किसान से अनुरोध करेंगे कि आप कोई भी फसल अवशेष आप खेतों में न जलाएं। अपने जो उत्पाद हैं उसको आप संरक्षित करें। संरक्षित करने के बाद इसको आप वर्मी कंपोस्ट के रूप में इसका उपयोग करें। इसको जो हमारा जो भूसा है या जो पुआल है, इसका जो कतरन है, इसको काट कर आप एक जगह इकट्ठा करें और इससे आप कंपोस्ट बनाएं। कंपोस्ट बनाने के उपरांत आप इसका उपयोग अपने खेतों में करें। धान की कटाई करने के बाद 2% यूरिया का घोल बनाकर अगर किसान छिड़काव कर देते हैं तो ये धान के ठूठ 15 से 20 दिन में गल जाएंगे। इसके अलावा CSSRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय अरोरा ने एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो लगभग 20 दिन में इन अवशेषों को डिकम्पोज करके नष्ट कर देता है। ये जीवाणु तरल अवस्था में होता है जिसे पानी के साथ मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। लगभग 20 दिन बाद ये सड़कर डिकम्पोज हो जाता है। ये किसान भाई वैसे खेत में जहां फसल अवशेष रहता है तो उसकी एक जुताई कर लें। यदि जुताई में कोई कठिनाई होती है तो आप जीरो टिलेज मशीन का उपयोग करके फसल की बुआई करें, जिससे कि आपका जो फसल अवशेष है वो मिट्टी में ही संधारित होगा। तो आपका जो जीवाणु है, आपका जो जलधारण क्षमता है, आपका जो खेत का जो मृदा संरचना है उसमें सुधार होगा और आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे।